आज हम लोग जो है कक्षा 10 में रसायन विज्ञान का जो है दूसरा लेसन पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अम्ल क्षार लवण के बारे में अध्ययन करने से पहले हम इसके बारे में जान लें अम्ल क्या होता है। देखिएगा, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उन रासायनिक यौगिकों को जो है हम दो भागों में यानी 3 भागों में बांटते हैं, उनका वर्गीकरण कर देते हैं। यानी कि उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए यह वर्गीकरण किया जाता है। तो एक भाग का नाम है अम्ल, दूसरे का है क्षार और तीसरे का क्या है, लवण है। यानी अम्ल क्षार लवण 3 वर्गों में हम विभाजित कर देते हैं। जैसे अम्ल का मतलब ये होता है कि जिसका स्वाद खट्टा हो, यानी जो लाल यानी नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर दे। पहचान की बात है, जैसे हम जिस पदार्थ को चखें और चखने के बाद उसका स्वाद यदि खट्टा हो तो हम कहेंगे कि यह क्या है, अम्ल है। जैसे सिरका है, सिरके का स्वाद खट्टा होता है जिसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होती है। उसी तरह से किसी भी पदार्थ को अगर चखते हैं, अगर उसका स्वाद अगर खट्टा आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अम्ल है, एसिड इसमें उपस्थित है। अब देखिएगा, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या आयनित होकर के केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात उसके अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ हमने परिभाषा आपको सामने लिखी भी है। जैसे परिभाषा में लिखी है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी अन्य धनायन नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अब जो है अम्लों में जो है 2 प्रकार होते हैं। अम्लों का जो है आयनन के आधार पर अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते भाई, यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, यानी कि जिनके वियोजन की मात्रा क्या हो, 1 हो जाए। यानी वियोजित अणुओं की संख्या और वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या का जब अनुपात लेंगे तो वियोजन की मात्रा होती है, और वियोजन की मात्रा जब 1 हो जाए तो उस समय जो भी अम्ल लिया रहेगा या जो भी अम्ल आप लेते हैं वह प्रबल अम्ल कहलाएगा। अर्थात प्रबल अम्ल की श्रेणी में हम जैसे लिख सकते हैं H2SO4 है, HCl है और HNO3, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लेते हैं और उसको जल में जब डालते हैं, जल में जब डालेंगे तो ये वियोजित हो जाता है और वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन, ये देखिए हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देता है। तो अर्थात ये पूर्ण रूप से जब वियोजन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। और प्रबल अम्ल की श्रेणी में ये 3 अम्ल उपस्थित हैं। जैसे हम कह सकते हैं H2SO4 है, HNO3 है और HCl, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। अब बात आती है दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे, यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब ध्यान देंगे, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में कौन कौन से लोग उपस्थित हैं, तो वह है हाइड्रोजन साइनाइड, फिर है आपका एसिटिक अम्ल, फिर भी आपका फार्मिक अम्ल है। ये 3 अम्ल ऐसे हैं जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, तो ये वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है और साइनाइड आयन देता है, तो ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल। अच्छा, अगर हम करते हैं
जल में अगर किसी भी अम्ल को डालते हैं तो उसकी प्रबलता के आधार पर, यानी उसकी प्रबलता कैसी होगी। तो क्रम हमने यहाँ पर लिख रखा है, जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम है। तो सबसे प्रबल कौन है? HCl है। उससे कम प्रबल HNO3 होता है, फिर उसके बाद H2SO4 है, उसके बाद आपका Ht अम्ल है, फिर जो है ये कार्बोनिक अम्ल है, और फिर ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड। ये जो आपका क्रम है, ये जो है इनका सबसे अधिक है, यानी जलीय विलयन में अपेक्षिक प्रबलता के क्रम में सबसे अधिक कौन है? HCl है, उसके बाद NO3 है, फिर H2SO4 है, फिर CH3COOH है, फिर HC ये जो है H2CO3 है, फिर HCl है। ये जो उनकी प्रबलता का क्रम है। अब देखेंगे अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में। अम्ल के जो भौतिक गुण हैं, अम्लों को जो है उनके क्या भौतिक गुण हैं, तो ध्यान से देखेंगे। अम्ल के जो स्वाद होते हैं खट्टे, आपको हम पहले बता चुके हैं। दूसरी बात आती है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करने की क्षमता रखता है। अर्थात हम लिटमस पेपर के द्वारा ही पहचान पाते हैं कि यह क्या है, अम्ल है या क्षार है। और भी कई सूचक हैं जो हमें सूचना देते हैं कि कौन अम्लीय कौन क्षारीय है, लेकिन यहाँ पर हम लिटमस पेपर को ही लिखे हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे कि लिटमस पेपर जो होता है वो अगर नीला से लाल हो जाए तो हम विलेन को कहेंगे अम्लीय है, और यदि लाल से नीला हो जाए तो हम कहेंगे क्षारीय है। लेकिन हमें क्षार यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केवल अम्ल का ही जिक्र करें। तो ये नीले लिटमस पेपर को यदि लाल कर दें तो हम कहेंगे कि यह कैसा है? अम्लीय विलेन है। अम्ल की जो प्रकृति होती है संक्षारक होती है, अर्थात यह जो है लकड़ी के, कपड़े के और कागज के और त्वचा को नष्ट करने की क्षमता रखता है, अर्थात इनको जो है क्षरित कर देने की क्षमता रखता है। अम्ल जो है धातु को भी क्षरित करता है। ये नहीं कि लकड़ी, कागज, कपड़े इत्यादि पर ही इसका प्रभाव होता है, अन्य सतहों पर भी इसको डालने से क्षरण होता है। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी क्षरण क्षमता जो है कहीं अधिक होगी और कहीं कम होगी। देखेंगे धातुओं के जो है, यानी अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें हमें ये जानना है कि धातु अम्ल से क्रिया करती है या धातु कार्बोनेटों से क्रिया करती है या धातु के ऑक्साइडों से क्रिया करती है, तो क्या बनाती है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, धातुओं की जो है अम्लों से क्रिया, अर्थात इसको हम कहेंगे रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के क्या रासायनिक गुण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला आपको लिखे हमने धातु के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान से देखेंगे, धातु है प्लस अम्ल है बराबर धातु का लवण है और क्या बना है? हाइड्रोजन गैस। तो इससे स्पष्ट है कि धातुएं जो होती हैं अम्लों से क्रिया करके या अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? क्योंकि एक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाई गई है। तो जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव सबसे कम होते हैं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है उन्हीं धातुओं से ये क्रिया करेगी। अम्ल जो उन्हीं धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन देगी। अर्थात आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं जो होती हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। जैसे कॉपर से क्रिया करा दें तो अभिक्रिया संभव ही नहीं है। AgAu PT से क्रिया कराएंगे तो वहाँ भी क्रिया संभव नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप अलग उत्पाद बनते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। यहाँ पर हम अगर बात करें धातु में, जैसे फेरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इन धातुओं से यदि अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो हमें निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी।
ध्यान से देखेंगे, ये आपका जिंक है, हाइड्रोजन से क्रिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे अगर क्रिया करता है तो ये जो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर हम फेरस से करा दें, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये Fe है और ये HCl है, क्रिया करता है तो ये FeCl2 बनता है और प्लस क्या बन गया H2। ध्यान से देखेंगे, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अर्थात हम कहेंगे कि धातुएं अम्लों से या अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज अर्थात मुक्त करती है। अब बात आती है परीक्षण की। यदि हम जो है जिस समय हाइड्रोजन गैस निकल रही है और उस हाइड्रोजन गैस को यदि जलाते हैं तो वह जो है पफ की यानी कि वह जो फकफकाट की आवाज के साथ क्या होती है, जलती है, यानी कि उसमें थोड़ी सी ध्वनि होगी और वह आपको जो है जलती हुई दिखाई देगी। दूसरा है अम्लों के रासायनिक गुण में धातु कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, कोई दिक्कत नहीं है। धातु कार्बोनेट है और धातुओं के बाइकार्बोनेट है, या आप कहें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के स्थान पर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो धातुओं के बाइकार्बोनेट के साथ यदि अब हम क्रिया कराएं अम्लों की, तो क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या देते हैं भाई, लवण देते हैं, यानी धातु के लवण देंगे, जल देते हैं और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट की पहले, तो धातु कार्बोनेट हमसे क्रिया करता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर धातु कार्बोनेट में हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं तो ये हमें क्रिया प्राप्त होती है। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, क्रिया के परिणाम स्वरूप कैल्शियम क्लोराइड, जल और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी के थ्रू अगर हम ये सोडियम कार्बोनेट ले लें, ये Na2CO3 है और ये आपका जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वहां पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है। तो यहाँ पर यदि हम क्रिया कराते हैं तो ये Na2SO4 बन जाएगा और H2O बनेगा। क्या बनेगा बाबू, H2O प्लस क्या बन गया, CO2। सेम क्रिया होगी उसी पर, जैसे क्रिया इसकी है वैसे ही क्रिया इसमें बनती है। अगर हम बात करते हैं धातु के बाइकार्बोनेट की, तो धातु के बाइकार्बोनेट भी जो है अम्लों से क्रिया करके धातु के लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ये खाने का सोडा कहें या सोडियम बाइकार्बोनेट कहें या बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। ये बेकिंग सोडे को हम जो HCl के साथ गर्म करते हैं तो ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर इसी का हम बाइकार्बोनेट कैल्शियम का ले लें तो यह CO3 का चॉइस हो जाएगा और प्लस H2CO H2SO4 हो जाएगा। ये क्रिया अगर हम लिखे यहाँ पर तो ये जो CaSO4 हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पर हम 2H2 लिखे और प्लस CO2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, देखिए धातु का लवण, जल और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं। ये ध्यान दे रहे कि हम जो है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धातु जो ऑक्साइड होते हैं, धातु हमेशा जो है धन आयन बनाते हैं और जिन पर भी धन आयन हो तो वे क्षारीय होते हैं, जिन पर ऋण आवेश हो वह क्या होंगे, अम्लीय होंगे। वैसे हम यहाँ पर धातु के ऑक्साइड की प्रकृति की बात करें तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्लियर है। और यदि हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो वे लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाएंगे। तो ये रहा आपका धातु ऑक्साइड, ये अम्ल रहा, तो लवण और क्या बनेगा बच्चों, जल। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका धातु ऑक्साइड है और ये आपका सल्फेट, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्रिया करता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड और क्या बना दिया, जल बना दिया। इसी के आधार पर ये हम यहाँ पर लिखे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये आपका H2SO4 है तो ये बनेगा MgSO4 यानी धातु का लवण और क्या बन गया बच्चों, H2। ये क्या बनता है, इस प्रकार से क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं
इन अम्लों का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। हम तो दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है कुछ ऐसे जो है वस्तुएं तैयार की जाती हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहले की सल्फ्यूरिक एसिड की, तो H2SO4 का क्या उपयोग है। तो H2SO4 का उपयोग जो है लेड बैटरी यानी सीसा संचायक सेल का निर्माण करने में हम जो इसका उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक कृत्रिम रेशे और उर्वरक बनाने में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, दूसरा नंबर आपका HNO3 का है, यानी जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का उपयोग सोने और चांदी के शोधन में, अगर उसमें किसी प्रकार की जो द्रव्य है तो उनको दूर करने में हम जो HNO3 का उपयोग करते हैं। फिर जो उर्वरक का निर्माण करते हैं उससे औषधि बनाते हैं, विस्फोटक बनाने में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अब ये Cl की बात करते हैं, तो ये Cl का उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में, जहाँ पर कपड़े की बुनाई की जाती है, कपड़े की रंगाई की जाती है वहां पर, और कलई में, यानी कि कलई का मतलब है पेंट लगाने में। जैसे किसी लोहे के ऊपर हमें पेंट लगाना है तो उसके पहले हमें जो है उस पर जो लगी हुई जंग है उसको साफ करने में हम ये Cl का उपयोग कर सकते हैं।